आपके अपने चैनल द गॉड हिंदी में आप सभी का स्वागत है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम आशुतोष है और आप सुन रहे हैं हॉरर पॉडकास्ट आशुतोष के साथ। दोस्तों, अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और हमारी दूसरी कहानियां जरूर देखें, सुने और दूसरों से शेयर करें। साथ ही साथ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारा व्हाट्सएप का नंबर है। अगर आप में से कोई हमें अपनी कहानियां भेजना चाहता है तो उस लिंक पर क्लिक करके हमें अपनी कहानियां भेज सकता है। यदि आपके पास कोई और सुझाव हो तो हमें कमेंट करें। तो चलिए कहानी सुनते हैं। दोस्तों, हमारी आज की पहली कहानी प्रवीण जी ने भेजी है, जो हमारे सब्सक्राइबर भी है। चलिए कहानी शुरू करते हैं। हेलो दोस्तों, मेरा नाम प्रवीण है। आज जो घटना मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ, ये आज से कुछ साल पहले हम कुछ लोगों के साथ घटी थी। तो चलिए मैं घटना पर आता हूँ। बात है 2016 नवंबर के ठंड के महीने की। उस समय हम क्रिकेट खेलने के लिए पास के मैदान पर जाया करते थे। वहाँ क्रिकेट खेलकर हमें बहुत मजा आता था। एक शाम की बात है कि मेरे कुछ दोस्तों ने मुझसे कहा कि पास ही में एक नया मैदान है, क्यों न हम वहाँ चले। हमारे वहाँ से कुछ 30 से 35 किलोमीटर की दूरी पर था। मैंने मेरे दोस्तों से कहा कि हमारे यहाँ नजदीक में इतना अच्छा मैदान है, तो इतना दूर जाने की क्या जरूरत। वो लोग कहने लगे कि वह बहुत बढ़िया है, काफी बड़ा है और नया बना है, तो हमें वहाँ जरूर बहुत मजा आएगा। उन लोगों की जिद करने पर मैं मना नहीं कर पाया और उसके बाद हम लोगों ने एक दिन शाम में वहाँ पर खेलने का सोचा। लेकिन किसी वजह से हमें वहाँ पर पहुँचने में काफी ज्यादा समय हो गया था। जब हम उस पर पहुँचे तभी रात के कुछ 10:30 बज चुके थे। हम लोगों ने जाकर वहां पर खेलना शुरू किया। खेलते खेलते समय का पता ही नहीं चला और फिर कब रात के 1 बज गए, हम खुद ये देखकर हैरान थे। हम लोगों ने जैसे ही देखा कि 1 बज गए तो तुरंत वहां से निकलने का सोचा। फिर वहां से निकलते हुए मेरे दोस्त ने कहा कि क्या तुम लोगों को पता है, यहाँ पास ही में एक पुरानी हवेली है। कहा जाता है हवेली में आज भी कुछ लोगों की आत्माएं कैद है। मैं हंसते हुए कहने लगा कि आत्माएं कैद नहीं होती है। लोग मुझसे कहने लगे कि तुझे क्या पता, तुम नहीं जानते हो इन सब चीजों के बारे में। मैंने कहा कि अगर आत्माएं होती है तो उन्हें कैद कौन कर सकता है। तभी मेरा दोस्त कहने लगा कि जिस जगह पर अगर किसी की अकाल मृत्यु हो जाए तो उसकी आत्मा वहीं पर भटकती है, तब तक भटकते रहती है जब तक उसे मुक्ति न मिल जाए। उन लोगों की बात सुनकर कहीं मुझे भी थोड़ा सा विश्वास हो रहा था। मैंने कहा कि इतना लेट तो हमें हो ही चुका है, क्यों ना उस हवेली के पास से ही जाते जाते अंदर भी एक बार देख लिया जाए। भले थोड़ा सा समय और लगेगा, लेकिन आज सच क्या है ये पता चल जाएगा। मेरी बात सुनकर मेरे सभी दोस्त भी इस पर हामी भर दी और हम कुछ ही समय में उसी हवेली के पास पहुंच गए। हवेली के पीछे एक नदी जाती थी, जो कि अब कुछ सूख चुकी थी। वहां पहुंचने के बाद मैंने देखा कि वहां बिल्कुल सन्नाटा पसरा हुआ था। हवेली की दीवारें भी पुरानी हो चुकी थी, गीली, और उस पर काई भी लगी हुई थी। मैंने मेरे दोस्तों से कहा कि इस हवेली को बाहर से ही देखकर मुझे डर लग रहा है। अंदर आत्माएं होगी या नहीं होगी ये तो पता नहीं, लेकिन इतना तो मैं बोल सकता हूँ कि बाहर से देखकर जो डर महसूस हो रहा है वह किसी आत्मा को देखने पर लगता है। वो सभी लोग हंसने लगे और उसके बाद हम जितने भी थे वो सभी अंदर जाने लगे। जब हम अंदर जा रहे थे तो हमारे कुछ दोस्त वहां बाहर ही रुकने के लिए कह रहे थे। उन्हें अंदर जाने में डर लग रहा था और कह रहे थे कि हम अंदर नहीं आएंगे, इसलिए हमने भी उनको नहीं मना किया और हम 3-4 लोग मिलकर अंदर चले गए। अंदर जाने के बाद हमने देखा कि हवेली बिल्कुल सुनसान पड़ी हुई थी और एक गंध आ रही थी। मैंने मेरे दोस्तों से कहा कि गंध किस चीज की है। तभी किसी दोस्त ने कहा, अरे कोई चूहा मरा होगा, उसे की गंध हमें आ रही है। डरने की कोई बात नहीं। और फिर हम उस हवेली को अंदर से देखने लगे। तभी मेरे दोस्त कहने लगे, कोने में जो कमरा है उसका दरवाजा टूटा फूटा है, लेकिन वह दरवाजा बार बार बंद हो रहा है और खुल रहा है। मैंने कहा कि शायद हवा की वजह से हो रहा होगा या फिर बहुत पुराना है। इसलिए जब हम उस दरवाजे के पास पहुंचे तो दरवाजा हिलना एकदम से रुक गया था। मैंने तभी मेरे तीनों ही दोस्तों को देखा। वो लोग भी एकदम से आश्चर्य होकर मुझे देख रहे थे कि दरवाजा हिलना अपने आप कैसे बंद हो गया, ये समझ नहीं आ रहा था। एक दोस्त ने कहा कि चलो हम अंदर चलकर देखते हैं।
हम लोगों ने जैसे ही दरवाजा खोला हमने देखा कि सामने एक औरत बैठी हुई थी, जिसके हाथ में जंजीरें बंधी हुई थी और उसके पैरों पर भी कुछ जख्म थे। ऐसा लग रहा था कि उसे कोई बहुत गहरा घाव हुआ था। उसे देखकर हम लोग दंग रह गए कि सुनसान हवेली में इस औरत को कैद किसने किया होगा। हम अभी सोच ही रहे थे कि उस औरत ने अपना पल्लू में छुपा हुआ मुंह उठाकर हमें देखा और उसके बाद वो रोने लगी। वो न ही तो कुछ बोल रही थी और न ही वो बिल्कुल भी कोई रिएक्ट कर रही थी, लेकिन वह रो ऐसे रही थी जैसा मानो हम लोगों ने ही उसे ऐसे कैद करके रखा है। वो इशारे से हमें अपनी ओर आने को कह रही थी और अब भी उसका रोना चालू ही था। तभी मेरा एक दोस्त 2 कदम आगे बढ़ा ही था कि मेरे दूसरे दोस्त ने उसका हाथ पकड़ लिया और उसे आगे न जाने के लिए कहने लगा। तब वह वहीं पर रुक गया और वो औरत भी हमें देखकर रो रही थी। ऐसा कुछ 1-2 मिनट तक चलता रहा, फिर वो एकदम से बोल पड़ी, मुझे यहाँ से निकालो, बहुत दर्द हो रहा है। उसकी बात सुनकर हम सभी लोगों को उस पर तरस आ रहा था। मेरे एक दोस्त ने कहा, पता नहीं इसे किस पागल ने यहाँ पर बांध कर चला गया और कितने समय से यहाँ पर बंद होगी। मेरा दोस्त भी यह सब कह ही रहा था कि वह औरत अपने आप खड़ी हुई और उठकर हमारी ओर आगे आने लगी, लेकिन 2 ही कदम आगे बढ़ी थी क्योंकि उसके हाथ पैरों की बेड़ियों ने उसे जकड़कर वहीं पर रख रखा था, क्योंकि अब वो उससे ज्यादा आगे नहीं आ पा रही थी। वहीं पर आकर रुककर फिर से कहने लगी, मुझे यहाँ से निकालो, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। हम सभी लोग उसे देखकर बहुत परेशान हो रहे थे। तभी मेरे दोस्त ने कहा कि बाहर हमारे और भी दोस्त खड़े हैं, उन्हें अंदर बुलाते हैं, शायद हम सब लोग मिलकर इसकी मदद कर सके। जैसे ही वो मेरा दोस्त पीछे पलटा ही था जाने के लिए कि दरवाजा एकदम से बंद हो गया। वैसे तो उस कमरे का दरवाजा टूटा फूटा था, जिसे 1 लात मारकर भी तोड़ा जा सकता था, लेकिन अब वो दरवाजा खुल ही नहीं रहा था। हम तीनों चारों मिलकर ताकत भी लगा रहे थे, लेकिन दरवाजा 1 इंच भी नहीं खुल रहा था। उसके बाद हम सभी लोगों ने सोचा कि दरवाजे को मार मार कर तोड़ देते हैं। हमने उस पर बहुत लात मारी, लेकिन वह दरवाजा उस समय मानो किसी चट्टान से कम नहीं था। वह दरवाजा बिल्कुल भी ना तो हिल रहा था ना ही खुल रहा था। अब ये सब हो ही रहा था कि अचानक से वह औरत के रोने की आवाज हंसने में बदल गई और हंसते हुए वह कहने लगी, सब के सब यहाँ आज मरने वाले हैं। इसके बाद वो एकदम शांत हो गई और अपनी जगह पर जहाँ पर वह पहले बैठी हुई थी वहीं पर जाकर बैठ गई और फिर से घुटनों में अपना मुंह छुपा लिया। उसके बाद कुछ ही समय में हमें वह औरत अपने आप को मारती हुई नजर आई। वैसे उसके हाथ तो बराबर से नहीं हिल रहे थे, लेकिन जितना भी हिला पा रही थी उससे वह खुद को नुकसान पहुँचाना चाह रही थी। हम तो अंदर डरे हुए थे कि दरवाजा खुलेगा या नहीं, पता नहीं हम यहाँ से निकल पाएंगे या नहीं, हम ये भी सोच रहे थे। मेरे दोस्त उस कमरे की छोटी सी खिड़की से जोर जोर से आवाज लगाने लगा ताकि हमारे जो बाहर दोस्त है वह हमारी मदद कर सके, लेकिन वह आवाज उन तक पहुंच ही नहीं पा रही थी। फिर हमने देखा कि उस कमरे में अपने आप ठंड बढ़ने लगे और एकदम से जो औरत अब तक जकड़ी हुई थी उसके हाथ पैर की बेड़ियां अपने आप खुल चुकी थी। बेड़ियां खुलने के तुरंत बाद वह एकदम से दीवार पर जाकर चिपक गई और वो हमें वहाँ से घूर कर कहने लगी, मैंने कहा था ना यहाँ से कोई भी बचकर अब नहीं जा पाएगा। फिर उसने जोर से छलांग लगाई जो कि मेरे दोस्त के ऊपर थी। मेरा दोस्त और वो दोनों ही जमीन पर गिर पड़े। मेरे दोस्त का तुरंत ही सर फट चुका था और हम लोगों ने देखा कि वह उसका जो सर फटा था और खून निकल रहा था उस खून को चाट रही थी। और यही नहीं, अब उस औरत ने मेरे दोस्त का सर ही पकड़ लिया जहाँ पर उसका फटा हुआ था, वहाँ पर मुंह लगाकर उसका खून पीने लगी। उस डरावने दृश्य को देखकर हमारे हाथ पैर कांपने लगे। हम सभी लोग अंदर चीखने चिल्लाने लगे और मदद मांगने लगे। तभी मेरे दोस्त को वहाँ पर कुछ पत्थर मिला या लकड़ी का टुकड़ा था। उसने जोर से उस कमरे की खिड़की पर दे मारा, जिसकी कांच पूरी तरह से टूट चुकी थी और उसी की आवाज सुनकर या टूटे हुए कांच को देखकर हमारे जितने बाकी दोस्त बाहर खड़े थे वो दौड़े दौड़े अंदर आ गए। इधर आने के बाद हम लोगों ने अंदर से चीखना चिल्लाना शुरू किया। वो लोगों ने बाहर से दरवाजे को तोड़ने की बहुत कोशिश की, लेकिन दरवाजा टूट ही नहीं रहा था। कि तभी उनमें से एक ने कहा कि जितनी खिड़की टूटी हुई है उनमें से तुम लोग निकल सकते हो। सबसे पहले मेरा एक दोस्त उस खिड़की से बाहर जाने लगा। तब उसके हाथ पैर में टूटे हुए कांच की वजह से काफी चोट आई, लेकिन अब वह बाहर निकल चुका था। उसके बाद मेरा दूसरा दोस्त गया।
अब अंदर मैं और मेरा एक ही दोस्त बचा हुआ था। यह वही दोस्त था जिसका सर फटा हुआ था और दो औरत अब भी उससे टके हुई थी। मैंने अंदर से चिल्लाया, हमारा एक दोस्त तो अंदर है, इसे कैसे निकालेंगे। तभी वो लोग कहने लगे कि पहले तू बाहर आ जा, फिर हम उसका कुछ सोचते हैं। मैं जैसा तैसा खुद की जान बचाकर उस खिड़की से छलांग मारकर बाहर निकल गया और हमारा दोस्त अब भी अंदर था। हम लोगों ने आसपास के कुछ लोगों को इकट्ठा किया। सभी लोग रात में तो सो चुके थे, लेकिन हम लोग जाकर लोगों का दरवाजा खटखटाया और कुछ लोगों को इकट्ठा कर वहां पर बुलाया। उनके वहां आने के बाद उन लोगों ने जब दोबारा से उस दरवाजे को खोला तो पाया कि न तो अंदर हमारा कोई दोस्त था और न ही वो चुड़ैल। हमारा दोस्त हमेशा के लिए उस दिन के बाद से पता नहीं कहीं गायब हो गया। जब ये बात उसके घर वालों को भी पता चली तो उन लोगों ने हम सभी लोगों को बहुत डांट लगाए और बहुत चिल्लाया। उसके बाद कई दिनों तक हमारे परिवार के बीच में झगड़ा भी होता रहा, लेकिन उसका पता कभी नहीं चला। तो दोस्तों, ये थी प्रवीण जी की कहानी। बढ़ते हैं हमारी अगली कहानी की ओर। तो अगर अब तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिए। तो हमारी अगली कहानी निशांत जी की है। इन्होंने पहले भी हमारे चैनल के साथ कहानियां शेयर कर रखी है। चलिए इनकी कहानी शुरू करते हैं। मेरा नाम निशांत है। आज जो घटना मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ ये 2010 की घटना है, जो कि हमारे ही घर में हमने देखा था। ये घटना घटने के बाद हम सभी लोग इतना ज्यादा डर गए थे कि कई दिनों बाद तक भी हम अपनी मम्मी के पास नहीं जाते थे। मैं आपको वो घटना सुनाता हूँ। जिस जगह पर हम रहते हैं वहाँ से कुछ ही दूरी पर हमारी खेत है। उस खेत में काम करने के लिए मेरी मम्मी, पापा और हम सब भी जाया करते थे। एक शाम की बात है कि मेरे पापा घर पर नहीं थे, जिस वजह से मेरी मम्मी ने कहा कि आज खेत में मैं चली जाती हूँ। खेत में शाम के समय पानी डालना था। मैंने मम्मी को मना भी किया, लेकिन मम्मी मुझसे कहने लगी कि तेरे एग्जाम आ रहे हैं तो पढ़ाई पर ध्यान दे, और इतना कहकर वह खेत के लिए निकल पड़ी। दोस्तों, वैसे तो मम्मी या पापा जो भी खेत में जाता था पानी डालकर आने में उन्हें 2 से 3 घंटे का समय लगता था, लेकिन उस शाम से जो मेरी मम्मी गई हुई थी, रात के 12 बज चुके थे, यानी कि 12 बजे भी वह घर पर नहीं आई थी। मैंने अपने छोटे भाई से कहा कि 12 बज चुके हैं, अब तक मम्मी नहीं है, क्यों न हम ही खेत में जाकर देखते हैं। उसने कहा कि हाँ, हमें चलना चाहिए। फिर हम दोनों भाई खेत में चले गए। जब हम खेत में पहुंचे तो हमने देखा कि मेरी मम्मी उस खेत में बेहोश पड़ी हुई थी। मम्मी को वहां से उठाकर हम दोनों ने घर तक लाने की बहुत कोशिश की और बहुत मुश्किलों का सामना करते हुए मम्मी को घर तक ले आए। मम्मी कुछ बोल नहीं रही थी, हालांकि घर पर आने के बाद उन्हें होश आ चुका था, लेकिन फिर भी वह एकदम शांत और एकदम चुपचाप एक कोने में बैठी हुई थी। ऐसा लग रहा था कि पता नहीं किस चीज का उन्हें बहुत ज्यादा टेंशन हो गया है। हम सभी मम्मी से कई बार बात करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन कोई जवाब ही नहीं दे रही थी। तभी मेरा छोटा भाई कहने लगा कि शायद मम्मी को किसी बात का टेंशन हो गया है, इसीलिए हमें अभी चुप हो जाना चाहिए और पापा के आने का इंतजार करना चाहिए। मैंने मेरे भाई से कहा कि पापा तो अगले दिन आने वाले हैं और अभी पूरी रात निकलनी बाकी है, और मम्मी को ऐसे अगर छोड़ देंगे तो हो सकता है मम्मी की तबीयत ज्यादा खराब हो जाए। जब मैंने मम्मी के माथे पर हाथ लगाया तो मेरी मम्मी बुखार में जल रही थी। मुझे बहुत चिंता हो रही थी। मैं तुरंत जाकर पड़ोस से एक अंकल को बुला लाया। उन्होंने चेक किया मम्मी को और वो कहने लगे कि इन्हें तुरंत हॉस्पिटल में एडमिट करना होगा, और फिर उन्हीं अंकल की मदद लेकर हमने मम्मी को हॉस्पिटल में एडमिट करा दिया। जब मम्मी को हॉस्पिटल में एडमिट करवा दिया, उसके बाद भी मम्मी की तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं हो रही थी। देखते ही देखते समय बीतता चला गया और अगले दिन शाम के 6 बजे मेरे पापा आ चुके थे। जब पिताजी आए और उन्हें पता चला कि मम्मी हॉस्पिटल में है तो वह सीधा भागे भागे हॉस्पिटल पहुंचे। वहां जाने के बाद उन्होंने जब मम्मी को देखा तो वो कहने लगे कि इसकी तबीयत अचानक इतनी खराब कैसे हो गई, और हम लोग भी यह बात नहीं समझ पा रहे थे। डॉक्टर ने भी कहा कि तबीयत खराब है, मैंने दवाई दे दी है, ग्लूकोज चढ़ा दिया है, आप लोग चाहो तो इन्हें ले जा सकते हो। अभी बेड रेस्ट की जरूरत है, शायद हो सकता है कि डॉक्टर को भी बीमारी समझ में नहीं आ रही हो। घर आने के बाद जब उन्हें मम्मी को यानी कि बिस्तर पर लिटाया गया तब वो मेरे पिताजी का हाथ एकदम टाइट पकड़कर रोने लगी। कहने लगी कि मुझे बचा लो, कैसे भी इससे बचा लो।
लेकिन वह किससे बचाने की बात कर रही थी, यह बात ना तो पापा के समझ में आ रही थी और न ही हमारे। हमने कई बार मम्मी से पूछने की कोशिश की, लेकिन मम्मी इसके बाद कोई जवाब नहीं दी। बस उन्होंने आंखें अपनी बंद कर ली। आंखों से साइड से बस आंसू बह रहे थे। शायद हो सकता है कि मम्मी रो रही हो, लेकिन वो कुछ बोल नहीं रही थी। पापा मम्मी की ऐसी हालत देखकर वह भी रोने लगे और मन ही मन सोचने लगे कि अब मैं क्या करूं। फिर पापा ने मम्मी के घर वालों को बुला लिया, यानी कि मेरी नानी, मेरे मामा, ये दोनों ही तुरंत वहां पर आ पहुंचे। वहां उन लोगों ने जब देखा तो मेरी नानी को काफी सारी बात समझ में आ चुकी थी। उन्होंने कहा कि इसे डॉक्टर की नहीं, किसी अच्छे तांत्रिक की जरूरत है। मेरी नानी जब ये बात मेरे पिताजी से कह रही थी, अचानक से मेरी मम्मी ने अपनी आंखें खोली और बेड पर उठकर खड़ी हो गई, मानो जैसा कि कोई पंछी हवा में उड़कर खड़ा हो जाता है। और फिर वह नानी की ओर देखकर गुस्से में बोली कि तू आ गई, तेरे ही आने का डर था, लेकिन अब इसे कोई नहीं बचा सकता। जब मम्मी यह बात कह रही थी तब उनकी आवाज भी काफी डरावनी हो चुकी थी। मेरी नानी कहीं न कहीं जान चुकी थी, इसलिए उन्होंने तुरंत वहां से पिताजी को और मामा को लिया और कमरे के बाहर आकर उस कमरे का दरवाजा बंद कर दिया। दोस्तों, जब मेरी नानी ने दरवाजा बंद किया तब मेरी मम्मी अंदर से दरवाजे को जोर जोर से ठोक रही थी। एक बार तो हमें लग रहा था कि मम्मी में इतनी ताकत कहां से आ गई, और ऐसा लग रहा था जैसा कि अभी दरवाजा तोड़कर वह बाहर आ जाएगी। तभी मेरी नानी मामा के साथ बाइक पर बैठकर वहां से तुरंत निकल गई और 1 घंटे के बाद वो किसी के साथ में आई। शायद वह कोई तंत्र मंत्र जानने वाला आदमी था। जब वह घर में आया तो उसने अपने साथ में बहुत सारे केले के पेड़ के पत्ते ले आया था और लाने के साथ उसने कमरे की दहलीज पर बिछा दिया। फिर कहने लगा कि अगर उसके आंगन में किसी आत्मा का वास है तो ये पत्ते से हमें पता चल जाएगा। हम सब दूर खड़े होकर देख रहे थे। उसके बाद उसने कुछ पानी पर मंत्र पढ़े और वह पानी उस केले के पत्ते पर फेंक दिया, जिसके बाद सारे पत्ते जल गए, जैसा कि मानो आग में सूखी लकड़ियां जल जाती है और उनमें से बहुत गंदी गंध आ रही थी। मतलब ऐसी गंध शायद आज तक हमें कभी महसूस नहीं हुई थी। मेरा छोटा भाई तो उल्टियां करने लग गया था। फिर उन्होंने कहा कि इसके शरीर में जो आत्मा निवास किया है वह बहुत ज्यादा शक्तिशाली है और उसका इतनी आसानी से निकल जाना यह संभव नहीं है। मेरे पिताजी तो तुरंत उसके पैर पड़ने लग गए, कहने लगे कि कैसे भी हो मेरी पत्नी को इस आत्मा से बचा लो। मैं नहीं चाहता कि मेरी पत्नी को वह बुरी आत्मा कोई भी नुकसान पहुंचाए। इसके बाद उस आदमी ने कहा कि आपको थोड़ा समय रुकना होगा, थोड़ा समय मुझे ये जानने में लगेगा कि यह आत्मा कौन है और कहां से आई है। उसके बाद ही मैं आपकी पत्नी को इस आत्मा से बचा सकता हूँ। फिर वह कहकर मेरी ओर इशारा किया, मुझे अपने पास बुलाया, कहने लगा कि तुम्हारी मम्मी खेत में किस जगह पर पड़ी हुई थी, मुझे वो जगह दिखा सकते हो क्या? मैंने कहा जी हाँ बिल्कुल। उसके साथ मैं खेत की ओर निकल पड़ा। खेत में जाने के बाद जिस जगह पर से मम्मी को उठा लाए थे हम लोगों ने, उसने वहीं पर आग लगाई और वहां पर बैठ गया। फिर वो कुछ मंत्र पढ़ने लगा। लगभग 1 घंटे तक वहां पर वो कुछ पूजा जैसा करके उठा और उसके बाद कहने लगा कि यह आत्मा कौन है, मैं अब जान गया हूँ। फिर वह हमारे ही साथ, यानी कि मैं, मेरा छोटा भाई और वो तीनों ही घर पर लौटे और गुरुजी कमरे के दरवाजे पर खड़े होकर कहने लगे, मैं जान गया हूँ तू कौन है और तू इसके शरीर में जो समा गई है मैं ये भी जानता हूँ। तुझे जो काम है मैं वो तेरा काम कर दूंगा, लेकिन पहले तुझे इस औरत के शरीर को छोड़ना होगा। अंदर से चिल्लाते हुए एक आवाज आई, मैं इसे बिल्कुल नहीं छोड़ूंगी, मैं इसे अपने साथ लेकर ही जाऊंगी। इतना कहने के बाद उस गुरुजी ने दोबारा से उसी कमरे की दहलीज पर अपने लोटे में से पानी को जोर से फेंका, जिसके बाद अंदर से चीखने की आवाजें आने लगी। गुरुजी कहने लगे कि अगर मैं चाहूँ तो अभी तुझे अपना बंदी बना सकता हूँ। मैं जानता हूँ तेरे साथ क्या हुआ था, इसके शरीर को छोड़ और बाहर निकल। इतना कहकर वह उस कमरे के दरवाजे को खोला और अंदर चला गया। अंदर से कुछ देर तक चीखने चिल्लाने की आवाज आती रही। फिर उस गुरुजी के बाहर निकलने के बाद हमें लगा कि अब शायद हमारी मम्मी ठीक हो गई। हमने कहा कि क्या हम हमारी मम्मी से मिल सकते हैं? गुरुजी कहने लगे बिल्कुल नहीं, लेकिन हाँ उसने ही मेरी मम्मी को भी बाहर निकाला था। जैसे ही उस कमरे के बाहर मेरी मम्मी निकली तब मम्मी ने घर के सामानों की ओर इशारा किया, जिसके बाद सारे सामान हवा में उड़कर एक दूसरे से टकराने लगे।
पास में रखी चाकू मम्मी ने उठाकर अपने पेट में डालने की कोशिश की, लेकिन वह आदमी बाजू में ही था, उसने मम्मी को रोक लिया। पिताजी ने भी दूसरे हाथ से मम्मी को पकड़ लिया। फिर वो लोग वैसे ही उठाकर मम्मी को रस्सी से बांध दिया। अब वो कहने लगा कि मम्मी को ठीक उसी जगह पर ले जाना होगा जहाँ पर मेरी मम्मी वैसी बेहोश मिली हुई थी, और हम सब ने वैसा ही किया। मम्मी को वहाँ से उठाकर उसी खेत में लेकर चले गए। उसके बाद गुरुजी कुछ मंत्र पढ़ने लगे, जिसके बाद में मम्मी एकदम से बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ी। उसने कहा कि अब उस आत्मा से तुम्हारी मम्मी को मुक्ति मिल चुकी है, तुम इसे अपने घर ले जा सकते हो। हम लोगों ने वहाँ पर मम्मी को उठाया और तुरंत घर लेकर आ गए। जब हम आ रहे थे तब गुरुजी ने पिताजी को इशारा किया कि तुम लोग जाओ। मेरे पिताजी वहीं पर रुक गए। उसके बाद पिताजी कुछ 1.5-2 घंटे के बाद घर पर आए। जब रात के 1:30 बज चुके थे, पिताजी जब घर पर आए तो वह बहुत रो रहे थे और एक ही बात बार बार कह रहे थे कि मेरे गुनाह की सजा मेरी पत्नी को मिल रही है। लेकिन हम ये सोच रहे थे कि अब तो मम्मी ठीक हो चुकी है। पिताजी ने ऐसा क्या किया था हमें समझ में नहीं आ रहा था, लेकिन बस पिताजी रो ही रहे थे। 3 दिन के बाद उस आदमी ने पिताजी को कहीं बुलवाया था। पिताजी 3 दिन के बाद सुबह में 5 बजे उठकर निकल पड़े और शाम में फिर जब घर पर लौटे तब पिताजी बिल्कुल खुश थे, क्योंकि जो 3 दिन पिताजी रो रो कर निकाले थे उसकी वजह से उनकी तबीयत भी खराब हो चुकी थी। और उन 3 दिनों तक उन्होंने ना ही तो कुछ खाया था, ना ही बराबर से सोया था। जब वह घर पर आए तब हम सबको गले लगाकर कहने लगे कि आज सब कुछ खत्म हो गया। मेरे से जो कुछ भी हुआ था मैंने आज उसका पश्चाताप कर लिया। और उसके बाद वह आराम से बैठकर हम लोगों के साथ खाना खाया। हमने पिताजी से कई बार पूछने की कोशिश की कि पिताजी आपके साथ क्या हुआ था, या आपने ऐसा क्या किया था, अब तो बता दीजिए। लेकिन पिताजी ने कभी भी हमारे सामने मुंह नहीं खोला। हमने कई बार मम्मी से भी जानने की कोशिश की, लेकिन मम्मी ने शायद जानबूझकर नहीं बताया, या हो सकता है कि हमारी मम्मी को उसके बारे में सच में कुछ पता ही ना हो। तो दोस्तों, ये थी निशांत जी की कहानी। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को पसंद आई होगी। बढ़ते हैं अगली कहानी की ओर, और अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो जरूर कर लीजिए। दोस्तों, हमारी अगली कहानी हमें विजय जी ने भेजी है, तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। हेलो दोस्तों, मेरा नाम नीलेश है। मैं उत्तराखंड का रहने वाला हूँ, लेकिन काम की वजह से हम सभी लोग मुंबई शिफ्ट हुए थे। मुंबई में कुछ दिन रहने के बाद जब हमें यूँ लगा कि हमारा काम यहाँ जम नहीं रहा, तो हम मुंबई छोड़कर नासिक के पास चले गए। नासिक से कुछ ही दूरी पर एक छोटा सा गांव था, बट्टेनारा। उसी गांव में जाकर हम बस चुके थे। और दोस्तों, ये घटना जो मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ, ये घटना 1995 की है। उस समय मैं, मेरी पत्नी, मेरे माँ बाप और मेरे 2 बेटे, हम सभी लोग वहाँ पर जाकर रहने लगे थे। एक सुबह जब मैं सोकर उठा तो मुझे पता चला कि फैक्ट्री में किसी वजह से बहुत भारी नुकसान हुआ है। तुरंत जल्दी जल्दी उठकर फैक्ट्री की ओर भागा, और वहाँ जाकर जब मैंने देखा तो मुझे बहुत अफसोस हुआ। फैक्ट्री में आग लग चुकी थी, जिसकी वजह से हमारा बहुत सारा सामान भी जल गया था, और कुछ वहाँ पर मजदूर थे जिन्हें बहुत ज्यादा चोट भी आई हुई थी। फैक्ट्री को डाले अभी कुछ ही दिन हुआ था। हमारे पास तो इतना पैसा भी नहीं था कि हम उस फैक्ट्री के नुकसान को भर सके। हम लोगों ने फिर भी जितना हो सके उतना नुकसान को कवर करने की कोशिश की। उसके अगले ही दिन जब मैं फैक्ट्री में बैठा हुआ था, तभी एक मजदूर मेरे पास आया और आकर कहने लगा कि क्या आपने फैक्ट्री लेने से पहले यहाँ पर कोई पूजा करवाई थी? मैंने कहा कि नहीं, कुछ भी नहीं। फिर वो कहने लगा यहाँ पर भूमि पूजन हुआ था। मैंने कहा नहीं। फिर उसने कहा कि अब मैं समझ गया कि मेन दिक्कत क्या है। मैंने उससे पूछा कि क्या बात है। वो कहने लगा कि यहाँ पर एक आत्मा है, आप मेरी बात का विश्वास नहीं करेंगे, मैं जानता हूँ। मैंने कहा कि मैं क्यों नहीं करूँगा, मैं भूत प्रेत जैसी चीजों पर विश्वास करता हूँ। तुम मुझे पूरी बात बताओ। उसके बाद उसने बताया कि कुछ साल पहले यहाँ पर गांव में आपस में कुछ लोगों का झगड़ा हुआ था, जिसके बाद एक आदमी को जान से मारकर यहीं पर गाड़ दिया गया था। मैंने कहा तुझे कैसे मालूम? फिर वो कहने लगा कि मैं भी पास ही के गांव का हूँ तो मुझे पता है, लेकिन वह जगह मुझे बराबर नहीं मालूम कि कहाँ पर उसे गाड़ा गया था।
अगर आप चाहते हो कि वह आत्मा दोबारा आपकी फैक्ट्री के किसी भी चीज को नुकसान न पहुंचाए तो आप यहाँ पर एक भूमि पूजा करवा दो। दोस्तों फिर मैंने वैसे ही किया और उसके बाद से लेकर आज तक हमें कभी कोई नुकसान नहीं हुआ। मैं जानता हूँ कि यह घटना डरावनी नहीं, लेकिन जब वह मजदूर मुझे उस आदमी के बारे में या उस आत्मा के बारे में बता रहा था तब उसके चेहरे पर जोरदार खौफ था। उसे देखकर मैं समझ गया था ये झूठ नहीं बोल रहा है, ये बिल्कुल सच बोल रहा है। तो दोस्तों ये थी विजय भैया की कहानी। बढ़ते हैं हमारी अगली कहानी की ओर। अगर आपने अभी भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिए। दोस्तों हमारी जो अगली कहानी है ये हमें अनिल चौरसिया ने भेजी है। तो चलिए ये कहानी शुरू करते हैं। मेरा नाम अनिल है। जो घटना मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ यह मेरी दादी माँ ने मुझे बताई थी। बात कई साल पुरानी है जब मेरी दादी माँ की उम्र कुछ 20 साल के आसपास की होगी। मेरी दादी माँ बताती थी कि उस समय हमारे गांव में लोग बहुत कम रहते थे और जो हमारे गांव का शमशान घाट था वह हमारे घर के कुछ 100 या 200 मीटर की दूरी पर था। वहां पर एक छोटी सी नदी भी बहती थी और अक्सर ही वहां पर शमशान घाट में जब भी किसी को जलाया जाता तो मुझे देखने का बहुत शौक होता था। मैं शमशान घाट के बाहर खड़े होकर देखते रहती थी। हालांकि उस समय मेरे घर वाले मुझे बहुत चिल्लाते थे कि यह सब ठीक नहीं कर रही है तू, लेकिन मुझे देखना था कि कैसे क्रियाक्रम होती है, पर अंदर कभी नहीं जा पाए। जो भी देख पाती वह बस बाहर से दूर खड़े होकर ही देख लेती। एक रात मेरे पिताजी जब घर पर आए तो वह कहने लगे कि आज पता है शमशान घाट में किसे जलाया गया। मैंने कहा कि किसे। तब उन्होंने अपने ही दोस्त के बारे में बताया और कहने लगे कि जब उसकी मौत हुई तो बहुत रहस्यमय तरीके से उसकी मौत हुई। किसी को समझ नहीं आया कि यह कैसे मर गया। मैं अपने पिताजी से पूछी कि पिताजी उसकी मौत कैसे हुई, आपको कुछ तो पता होगा। पिताजी यही कह रहे थे कि उसके बारे में सिर्फ एक ही आदमी जानता है, लेकिन वह बता ही नहीं रहा। कहते हैं कि उनका जो दोस्त था रात में काम पर से लौटता तो उसे रोज रात में दारू पीने की आदत थी। उस दिन दारू पीकर अपने बिस्तर पर सो गया और जब सुबह में उठा तब उसका शरीर एकदम से जला हुआ लग रहा था। मुंह में से बहुत सारा खून निकल रहा था और सर पर भी उसको काफी चोट लगी हुई थी। सोचने वाली बात ये थी कि रात में सोते हुए आदमी को इतनी चोट कैसे पहुंच सकती है या उसे चोट कैसे आई। जब उसके घर वालों से भी इस बारे में पूछताछ की तो घर वालों ने बताया कि रात में वो जब घर पर आया था तब बिल्कुल ठीक ठाक था, अच्छे से खाना खाया और फिर सो गया, लेकिन सुबह उठने के बाद इसकी हालत ऐसी थी यह हमें समझ नहीं आ रहा है। फिर मेरे पिताजी का एक और दोस्त पिताजी से कहने लगा कि मैं जानता हूँ उसकी मौत कैसे हुई, लेकिन मैं ये बात किसी को नहीं बता सकता वरना गांव वाले भी डर जाएंगे और उसके घर वाले और ज्यादा भयभीत हो जाएंगे। पिताजी ने कई बार उनसे पूछने की कोशिश की, लेकिन वह हर बार यही कहता कि नहीं मैं नहीं बता सकता। उसके बाद वह पिताजी को कई दिनों के बाद मिले और कहने लगे कि तू जानना चाहता था ना कि उसकी मौत कैसे हुई। अगर मैं कहूँ कि उसे एक भूत ने मारा है तो मेरी बात पर विश्वास करेगा क्या? मेरे पिताजी कहने लगे कि भूत ने मारा है, भूत उसे क्यों मारेगा, उसने किसी का क्या बिगाड़ा था। वह कहने लगे कि बस इतना बता कि तू मेरी बात का विश्वास करेगा या नहीं। पिताजी ने कहा कि हाँ मैं तेरी बात का विश्वास करूंगा, तो मुझे बताओ तो सही। फिर वह कहने लगा कि दरअसल कुछ समय पहले एक दिन वो मेरे पास आया था और मुझसे कहने लगा कि मुझे आत्मा दिखाई देती है। मैंने कहा वह आत्मा तुझे दिखाई देती है तो क्या बोलती है? वो मुझसे कहने लगा कि मुझे बार बार वह एक ही चीज कहती है कि मैं तुझे अपने साथ लेकर ही जाऊंगी, मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगी। फिर मैंने उस आत्मा से पूछा तू ऐसा क्यों कहती है? वह कहती है कि तूने मुझे मारा था, मैं नहीं जानता कि वह कौन थी और मैंने तो किसी को भी नहीं मारा, फिर पता नहीं क्यों मुझे ऐसे परेशान कर रही है। उसके बाद पिताजी के दोस्त ने बताया कि रात जिस आदमी की मौत हुई थी, पिताजी के पास जाकर कहने लगा कि क्या तुझे पता है आज तो वह आत्मा आकर मेरा गला दबा रही थी। मैंने उसे अपने आप को छुड़ाने की बहुत कोशिश की, लेकिन मेरा गला इतनी जोर से दबा रही थी और ऐसा लग रहा था कि जैसे मेरी सांसें रुक गई हो। जब मेरा गला दबा रही थी तब वो मुझे आग जैसे चटके भी दे रही थी।
सुबह मैंने अपने शरीर पर देखा तो बहुत सारी जगह पर मेरे शरीर में जलन होने के निशान थे। मेरे पिताजी ने जब ये बात सुनी तो वह कहने लगे, लेकिन वह एक आत्मा थी। तब उनके दोस्त ने बताया कि चल मैं तुझे एक जगह लेकर चलता हूँ। वह एक अजीब सी जंगल जैसी जगह थी, पर मेरे पिताजी को लेकर वह वहाँ पहुँच गए। तब शाम के कुछ 8 बज रहे होंगे। वहाँ जाने के बाद बिल्कुल सन्नाटा था और अंधेरा पसरा हुआ था। तो कहने लगे कि तू जानना चाहता है ना किसने हमारे दोस्त को मारा, तो यहाँ चुपचाप खड़े रहो। पिताजी बिल्कुल शांत थे। अचानक से पिताजी ने देखा कि थोड़ी दूरी पर एक बड़ा सा पेड़ था, उसके ऊपर से कोई नीचे उतर रहा था। वह दिखाई नहीं दे रहा था, बहुत धुंधला धुंधला दिखाई दे रहा था, लेकिन वो उतर के वही पेड़ के पास खड़ा हो गया था। मानो यूं तो समझ में आ रहा था कि कोई खड़ा है, लेकिन उसकी शक्ल देख पाना असंभव था। पिताजी अपने दोस्त से कहने लगे कि वहाँ पर खड़ा कौन है। उनका दोस्त कहने लगे कि यह वही आत्मा है जिसने हमारे दोस्त को मारा। पिताजी ने कहा, क्या ये वही आत्मा है? पिताजी बोलते हैं कि जब मैंने उसको देखा और मुझे ये पता चला कि वह इंसान नहीं आत्माएं है, मेरे रोंगटे खड़े हो गए थे और डर की वजह से अब मुझे पसीने हो रहे थे। फिर मैंने देखा कि वह आत्मा नीचे वहीं पर काफी समय तक खड़ी थी और उसके बाद एकदम से कहीं गायब हो गई थी। पिताजी के दोस्त ने उन्हें वहां से लिया और फिर घर पर ले आए। पिताजी ने उससे कई बार पूछा, लेकिन इस आत्मा ने हमारे दोस्त को क्यों मारा? पिताजी का जो दोस्त उनसे कहने लगा कि अभी कुछ समय पहले हमारा जो दोस्त मरा वो रात के समय काम पर उसी रास्ते से लौटता था। जैसा कि उसे रोजाना दारू पीने की आदत थी। जब वह लौट रहा था तब उसके पास एक आदमी आया जो कि बहुत तेजी से भाग रहा था। तो हमारे दोस्त को यूं लगा कि आदमी मुझ पर हमला करने के लिए आ रहा है। उसके सिर से खून जा रहा था, हाथ पैर में भी काफी ज्यादा चोट लगी हुई थी। उनके दोस्त ने हड़बड़ाहट में उसे आग में जलाकर जान से मार दिया। उसे लगा कि क्या पता यह मुझ पर हमला कर दे और यह मुझे ही जान से मार दे। जब ये बात पिताजी ने सुनी तो उन्हें बहुत बुरा लगा। वह कहने लगे कि हमारे दोस्त की इसमें गलती क्या है? अगर रात के समय कोई भी आदमी हमारी ओर ऐसा तेजी से भागता हुआ आएगा और उसके हाथ में अगर लकड़ा होगा, हमें तो यही लगेगा कि वह हमें मारने आ रहा है। वह कहने लगा कि बस यही बात थी, इसीलिए हमारा दोस्त मर गया, उसने इसे मार दिया था और उसके बाद यह अपना बदला लेने के लिए हमारे दोस्त के पीछे लग गया। इसीलिए इसकी मौत का कारण भी यही आत्माएं हैं। पिताजी ने जब ये बात सुना तो उन्हें बहुत गुस्सा आया और तो अपने ही मन में सोच रहे थे कि कैसे भी इस आत्मा को खत्म करना होगा, वरना यह आत्मा धीरे धीरे गांव के लोगों को भी नुकसान पहुंचा सकती है। तब पिताजी का दोस्त और पिताजी ये दोनों ही एक आदमी के पास गए और जाकर उन्हें सारी बात बताई। तब वह आदमी कहने लगा कि जिस पेड़ पर आप लोगों ने उस आत्मा को देखा था उस पेड़ को काट देना होगा, क्योंकि अभी वही उसका बसेरा है। अगली सुबह में पिताजी और कुछ लोग मिलकर वहां गए और उस पेड़ को काट दिया, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि वह पेड़ काट देने के बाद और भी उनके साथ बुरा होने वाला है, क्योंकि जिस दिन वह पेड़ कटा उसके अगले दिन से गांव में मानो तूफान आ गया था। अब हर कोई डर रहा था इस बात को लेकर कि कभी भी वह आत्मा हम पर हमला कर देगी, क्योंकि गांव में देखते ही देखते उस आत्मा का तांडव शुरू हो चुका था। हर रोज किसी न किसी की मौत रहस्यमय तरीके से हो रही थी और जब भी उसे देखा जाता तो ठीक वैसे ही उसकी डेड बॉडी मिलती जैसे कि पिताजी के उस दोस्त के मिली थी। शरीर पूरा जला हुआ होता और मुंह से खून निकल रहा होता। पिताजी को ये देखकर और गुस्सा हो गए। वह दोबारा उसी आदमी के पास और जाकर कहने लगे कि आपने उस पेड़ को काटने को कहा था, हमने वह पेड़ काट दिया। जिसके बाद उस आत्मा का तांडव और ज्यादा हमारे ही गांव में हो रहा है। फिर वह आदमी पिताजी से कहने लगा कि आज रात मैं खुद तुम्हारे गांव चलूंगा। उसके बाद उसने बहुत सारी पोटली बनाकर ली और पिताजी के साथ गांव में आ गया और कहने लगा ये सारी पोटली हर घर के बाहर टांग दो। वह एक बड़ी सी पोटली पिताजी को दिया, कहने लगा कि इस पोटली को मेन गेट पर टांग दो। पिताजी ने कहा कि क्या इस पोटली से वह आत्मा रुक जाएगी? वह कहने लगा कि बस जैसा मैं कह रहा हूँ वैसा ही करो। पिताजी ने फिर वैसे ही किया और दोस्तों सच में ऐसा ही हुआ। उसके बाद उस आत्मा का तांडव हमारे गांव में कम हो गया। अब लोगों का मरना भी कम हो चुका था और जिन लोगों के दिल में उस आत्मा का डर था वह भी धीरे धीरे खत्म होने लगा।
लेकिन कुछ ही दिन के बाद एक डेड बॉडी हमारे ही गांव के बाहर मिली, जो कि हमारे ही गांव के एक आदमी की थी। वो दरअसल आदमी किसी काम से बाहर गया हुआ था। जब उसे रास्ते में रात के समय लौटने में लेट हो गया, तब शायद उस आत्मा ने उस पर हमला कर दिया होगा। पिताजी और उनका दोस्त एक बार फिर से उसी आदमी के पास ले जाकर कहने लगे कि आपके बोलने पर हमने पोटली तो बांधी, गांव हमारा सुरक्षित हो गया। लेकिन गांव से बाहर निकलने में और रात में अगर लेट हो जाए तो यह आत्मा तो हम पर हमला कर देगी और यह हमें जान से मार देगी। आप हमें कैसे भी आत्मा से छुटकारा दिलाए। वह आदमी कहने लगा कि उस आत्मा से लड़ना मेरे बस की बात नहीं है। अगर तुम लोग अपनी सुरक्षा चाहते हो तो मैंने जो पोटली दिया है वैसी ही छोटी छोटी पोटली बनाकर अपनी अपनी जेब में रख लो, जिसकी वजह से वह आत्मा तुम्हारे न तो करीब आएगी न ही तुमको कभी नुकसान पहुंचा पाएगी। फिर गांव के सभी लोगों ने वैसा ही किया और उसके बाद गांव में कोई भी आदमी मारा नहीं गया। दोस्तों, मेरी दादी माँ ये भी बताती है कि ऐसे ही कई सालों तक चला और फिर देखते ही देखते वह आत्मा पता नहीं कहाँ गायब हो गई या कहीं छोड़कर चली गई, पता ही नहीं चला। हो सकता है कि किसी ने उसे मुक्ति दिलवा दी हो, या ये भी हो सकता है कि उस आदमी ने उस आत्मा को मुक्ति दिलवाने के लिए बड़ी सी पूजा या हवन वहीं पर करा दिया हो। लेकिन उस आत्मा का तांडव हमारे गांव से उसके बाद हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो गया था। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की सारी कहानियाँ। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को पसंद आई होगी। दोस्तों, इनमें से जो भी कहानी आप लोगों को अच्छी लगी हो उसके बारे में नीचे कमेंट सेक्शन में लिखना मत भूलें। और चैनल पर नए हैं तो बिना सब्सक्राइब किए मत जाइएगा। मिलते हैं हमारी अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।